हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल फीचर्स। आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के इकाई भूगोल इकाई से पाठ 2 वन एवं वन जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वन क्या है, वन जीव क्या है, संसाधन क्या है, जैव विविधता क्या है, इन पर थोड़ा एक ओवरव्यू बना लें, अपना एक समझ डेवलप कर लें। तब इसकी हम एक परिभाषा भी पढ़ेंगे और इसका विस्तार से हम लोग अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले वन देख लें। इसको हमने 3 पार्ट में बांटने का प्रयास किया है, वन जीव और जैव विविधता। संसाधन को हमने अगले चैप्टर में पढ़ लिया है कि वह सभी वस्तुएं, वह सभी पदार्थ, चाहे वह प्राकृतिक हो और चाहे वह मानवकृत हो, सभी जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो वह संसाधन कहलाते हैं। तो वन और वन जीव कैसे मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, इसीलिए यह संसाधन कहलाते हैं। तो किस तरीके से यह संसाधन है, पूरे टॉपिक को मानव जीवन की उपयोगिता के विषय में इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वन को परिभाषित करते हैं। वन क्या है, यहाँ पर हमने लिखने का प्रयास किया है कि स्वतः उपजी हुई वनस्पतियां। वन वह प्राकृतिक रूप से स्वतः उपजी हुई वनस्पतियां हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होती हैं और इन पेड़ पौधों वनस्पतियों में निवास करने वाले जीव को वनजीव कहते हैं। और जैव विविधता अर्थात विविध वन एवं जीव जंतुओं की उपस्थिति, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं और विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी सामूहिक उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। और इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं कि वन प्राकृतिक रूप से उगे हुए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों को वन कहते हैं। और जो वन जीव की परिभाषा क्या है, वनों में पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों को वन जीव कहते हैं। और जैव विविधता की परिभाषा क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में, एक विशिष्ट क्षेत्र में विविध प्रकार के वन एवं वन जीव जंतुओं की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी परिभाषा को पढ़ने का प्रयास किया है। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में वनस्पति जात और प्राण जात की स्थिति क्या है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जो विश्व की तुलना में अगर जैव उपजातियों की स्थिति देखें तो 8%, विश्व की तुलना में 8% जैव उपजातियां भारत में पाई जाती हैं। 8% का मतलब 16 लाख। और जीव उपजातियां 81,000, वनस्पति उपजातियां 47,000, जिसमें भारतीय मूल की वनस्पतियां लगभग 15,000 के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भारत वनस्पति जात और प्राण जात में आत्मनिर्भर है या रिच कंट्री के रूप में माना जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि भारत अपना देश वन और वन जीव के विषय में इतना रिच होने के बाद भी लगातार इसका ह्रास हो रहा है। तमाम जातियां, तमाम वन संप्रदाय जो भी ये सब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो कहीं न कहीं हमको इस विषय पर अभी सोचना पड़ेगा कि कैसे इनको हम संरक्षित करें, कैसे इनको हम बचाएं। इसके लिए एक अभियान चलाया जाए। इस चैप्टर का जो पढ़ने का उद्देश्य है यही है कि हमारे यहाँ एक रिच व्यवस्था थी, चाहे वह वन के विषय में हो चाहे वन जीव के विषय में। उसके बाद कैसे इतनी सारी जातियां, इतनी सारी व्यवस्थाएं विलुप्त होती चली गई। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि जो जीव की स्थिति है, वनस्पति जो जीव है हमारे यहाँ है, उनमें 10% वनस्पतियां वो विलुप्त हो गई, 20% स्तनधारी जीव विलुप्त हो गए, जिसमें जलचर जो जल के तमाम जीवधारी थे 3 जलचर जीव वो विलुप्ति के कगार पर आ गए। 1500 पादप जातियां विलुप्त हो गई। स्तनधारी 79 स्तनधारी जातियां विलुप्त हो गई। 44 पक्षी जातियां, पक्षी वर्ग के 44 जातियां विलुप्त हो गई। और सरीसृप वर्ग के
15 जातियां विलुप्त हो गई, तो हमको इन पर विचार करना होगा कैसे इनको हम संरक्षित कर सके। इसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। अभी और उपाय करने की आवश्यकता है। पहले इन सब चीजों से रिच हुआ करती थी भारत की जो धरती थी, हमारी जो वन संपदा है, अब वो धीरे धीरे इसमें कमियां आ गई। तो उस कमी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ जो भारत से संबंधित भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया, जिसके अंतर्गत तमाम इन संपदाओं को, चाहे वह वन हो चाहे वन जीव हो, उनको संरक्षित किया जाने लगा। वन जीव के साथ ही साथ तमाम ऐसे वन क्षेत्र हैं वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसमें 50% प्राकृतिक वन नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। 40% मैंग्रोव वन अर्थात ज्वारीय वन अर्थात सुंदर वन जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो डेल्टाई वन इसको भी कहते हैं, सुंदर वन 40% समाप्त हो गए। और 1/3 भाग आर्द्र भूमि सूख गई। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अवेयरनेस के कारण या हमारी जागरूकता के अभाव कारण या हम अपने वनस्पति और वनस्पति जीवों को बचाने के लिए अच्छा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं सरकारी स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर हमारे शिथिल रहने के कारण ये सारी हमारे वन और वन्यजीव समाप्त होते जा रहे हैं। तो हमको आवश्यकता है कि कैसे इस संकट से उबरें। सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और हम और आपको सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जो ये विलुप्ति का या लुप्त हो रहे हैं इनको हम दोबारा अपने उसी पुराने स्तर पर ला सकें। विलुप्त होने के बाद जो बचे हुए हमारे वन क्षेत्र हैं उनकी क्या स्थिति है, तो 2015 में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो स्थिति है 24.16% हमारी जो वन क्षेत्र है अर्थात वन भूमि है वो बची हुई है, जिसमें सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव वन अर्थात ज्वारीय वन अर्थात सुंदर वन 0.14% है। तो ये इसको हमको बचाना है, इसको हमको सुरक्षित रखना है। तो ये इस प्रकार से विलुप्ति के बाद यह स्थिति हमारे यहाँ भारतीय वनों की वर्तमान वाली है, जो 2015 की रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत है। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने अर्थात IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कैसे भारतीय पौधों और प्राणी जात का विभाजन किया है, उसको हम लोग आज यहाँ सीखते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं। तो 6 प्रकार से इसको 6 जातियों में बांटा है। IUCN ने 6 जातियों में इसको बांटा है, 6 प्रकार से बांटा है, जिसमें सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, लुप्त जातियां, स्थानिक जातियां और दुर्लभ जातियां। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सामान्य जाति है, सामान्य जातियों का मतलब कि वह जीव, वह प्राकृतिक वनस्पतियां जो जीवित रहने योग्य है अर्थात उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम जीव जंतुओं को हम साधारण या सामान्य जातियों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पशु, साल, चीड़, कृतंक, ये सारी जो प्रजातियां और जातियां हैं ये सामान्य जातियों के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ ही जो संकटग्रस्त अर्थात आने वाले समय में लुप्त होने का खतरा इन जातियों को होता है, इनको बचाने की आवश्यकता है, जिसमें काला हिरण, मगरमच्छ, गैंडा, जंगली गधा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई हिरण, ये मणिपुर में पाया जाता है। इनके लुप्त होने का खतरा लगातार बना हुआ है, इनको संरक्षण की आवश्यकता है। और जो तीसरा है सुभेद अर्थात असुरक्षित प्रजातियां, असुरक्षित जातियां जिनका निरंतर ह्रास होता जा रहा है, वो कम होती जा रही हैं, उनको भी हमको संरक्षित करना है, नहीं वो भी संकटग्रस्त हो जाएंगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, और अगला है लुप्त अर्थात समाप्त हो जाने वाली जातियां हैं, जिसमें एशियाई चीता,
गुलाबी सिर वाली बतख, एशियाई चीता विश्व का सर्वाधिक तेज गति से दौड़ने वाला ये बिल्ली प्रजाति का ये जीव है, जो 1952 में भारत सरकार के द्वारा लुप्त घोषित कर दिया गया है। और स्थानिक अर्थात स्थान विशेष पर पाई जाने वाली कुछ प्रजातियां हैं जिनको हम स्थानिक जातियां कहते हैं। निकोबारी कबूतर, अंडमानी टील और जंगली सुअर, ये सभी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिनके खत्म होने की भी स्थिति बनी रहती है। और दुर्लभ, बहुत कम दुर्लभ ऐसी प्रजातियां जो मिलती ही नहीं, पाई नहीं जाती हैं या कहीं बहुत कम संख्या या मात्रा में पाई जाती हैं, उनको हम दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार IUCN ने भारतीय पौधों अर्थात वनस्पति और प्राणी जाति का 6 भागों में विभाजन किया है। आइए देखते हैं हम लोग कि वनस्पति जात और प्राणी जाति के ह्रास के कारण भारत में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिनके कारण इतने बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ। औपनिवेशिक काल में विकास अर्थात अंग्रेजों के शासन काल में जो उन्होंने विकास कार्यों को अंजाम दिया, उसमें ढेर सारे रेलवे लाइन का विकास किया गया। रेलवे लाइन में लकड़ी का प्रयोग होता था, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई, उद्योगों की स्थापना की गई, उसके लिए जगह उनको चाहिए था, उन्होंने वनों को काटकर स्थान को आरक्षित किया, तमाम वनों की कटाई उनके काल में की गई। तो एक ये भी कारण था। कृषि भूमि का विकास, धीरे धीरे कृषि भूमि का विकास किया गया, जिसमें ढेर सारे वनों को काटा गया, जाकर कृषि भूमि का विकास किया गया। खनन एवं शहरीकरण के विकास ने भी वनस्पति और प्राणी जात को ह्रास किया, कम किया, उनको बढ़ाया। विकास परियोजनाएं, तमाम विकास परियोजनाएं चलाई गई, नहरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, तमाम संस्थाएं स्थापित की गई, स्कूल, कॉलेज, विभिन्न प्रकार की और एजेंसियां स्थापित की गई, जिनके कारण लगातार वनों की कटाई होती रही, वनों का ह्रास होता रहा। समृद्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्यिक उपयोग हेतु एक ही प्रकार के पौधों का वृक्षारोपण करना समृद्धन वृक्षारोपण कहलाता है। तो जिससे अन्य जो जाति के वृक्ष हैं उनका अगर रोपण नहीं किया जा रहा है तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। इसके कारण भी वृक्षों के का ह्रास हुआ। और पशुचारण और ईंधन हेतु लकड़ी या वनों की कटाई के कारण भी हमारे वनस्पति जगत का ह्रास हुआ। हिमालयन यव पर संकट, हिमालयन यव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जिसमें जो उसकी टहनी, उसकी छाल, उसके बीज, उसके जड़, उसके तने, पत्तियों से टक्सॉल एक रसायन निकलता है जो कैंसर रोग में बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इन विभिन्न माध्यमों से प्राणी जाति और वनस्पति जात का भारत में तीव्र गति से ह्रास हुआ। इसको हमको संरक्षित करने की आवश्यकता है। लगातार बाघों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही थी, जिसके कारण भारत सरकार बहुत चिंतित थी। इसके लिए भारत सरकार ने बाघ परियोजना अर्थात टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया, जिससे बाघों की गिरती हुई संख्या को रोका जा सके, बाघों को बचाया जा सके। एक अनुमान के आधार पर 1973 के पहले बाघों की जो कुल संख्या थी भारत में वो 5500 थी, जो बाद में गिरकर 1827 में हो गई। अवैध रूप से बाघों को मारना, उसके खाल, उसके हड्डी या इन चीजों को बेचना, ये एक प्रकार से जंगली जो जंगल के निवासी थे, जंगल से लोग जुड़े हुए थे, उनका यह कार्य बन गया था। इसलिए भारत सरकार ने इसके लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसका परिणाम अच्छा रहा। 2019 आते आते बाघों की संख्या लगभग 2977 हो गई। इस समय वर्तमान में भारत में कुल जो टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या है वो 50 है
और भारतीय संविधान में वन और वन्यजीव संसाधन के लिए क्या उनके लिए सुरक्षा दी गई है, कहाँ कौन सी व्यवस्था बनाई गई है। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में एक अनुच्छेद 48A में नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत वन और वन्यजीव को सुरक्षित रखने का, उनको संरक्षण देने का ये जो दायित्व सौंपा गया है, कर्तव्य सौंपा गया है, वो केंद्र सरकार को अर्थात सरकार को सौंपा गया है। इसके अंतर्गत एक 7वीं अनुसूची बनाई गई है जिसमें इनसे संबंधित तमाम नियम कानून बनाकर इनको सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। साथ ही यह जो विषय है यह समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं और इनको संरक्षित करने का पूरा प्रयास कर सकती हैं। वन और वन्यजीव संसाधनों को 3 प्रकार से बांटा गया है। इसका वितरण 3 प्रकार से किया गया है, अर्थात वन 3 प्रकार से होते हैं। एक आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन ये संपूर्ण वन का 50% अर्थात 1/2%। यह सर्वाधिक मूल्यवान वन क्षेत्र होते हैं जिनको सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। और दूसरा रक्षित वन। रक्षित वन यह सरकारी संरक्षण के अंतर्गत आता है। यह संपूर्ण वन क्षेत्र का 1/3% होता है। और तीसरा अवर्गीकृत वन, यह संयुक्त प्रबंधन PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में इसका विकास होता है। वन और बंजर भूमि को संरक्षित किया जाता है। यह लगभग गुजरात और पूर्वोत्तर के राज्यों में ज्यादा पाया जाता है। और जो रक्षित वन और आरक्षित वन, इन दोनों को मिलाकर अस्थायी वन का निर्माण होता है जो संपूर्ण भारत के वन क्षेत्र का 75% है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इस प्रकार के वन संरक्षण को ज्यादा महत्व दिया गया। वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं क्षेत्र, जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर देखा जाए तो वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे वन और वन्यजीव के संरक्षण के लिए सरकार और समुदाय ने कैसे काम किया है, कैसे उसको बचाने का प्रयास किया है। भारत सरकार ने 1972 में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का निर्माण करके जो भी वन और वन्यजीव से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं थी उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया और उन लोग वन और जीवों को सुरक्षित करने का इसमें तमाम प्रावधान किया कि जो लोग ये नुकसान पहुंचाएंगे उनको दंडित किया जाएगा, वनों को सुरक्षित किया जाएगा। इस प्रकार से 1988 में पहली बार संयुक्त प्रबंधन अर्थात गांवों के लोगों को जन भागीदारी के माध्यम से वनों का प्रबंधन का कार्यक्रम शुरू किया गया और यह उड़ीसा ऐसा राज्य था, प्रथम राज्य था जिसने यह कार्यक्रम आम सहभागिता, जन सहभागिता के आधार पर प्रारंभ किया। इसके साथ ही राजस्थान के सरस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में भी वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा और सरकार के द्वारा बाघों को सुरक्षित करने की व्यवस्था बनाई गई और बाघ सरस्का वन क्षेत्र को कवर किया गया। और भैरव डक सेंचुरी यह अलवर में है। 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि पर यह सेंचुरी भैरव डक सेंचुरी का निर्माण किया और जिसमें वहां के लोकल लोगों ने, वहां के निवासियों ने इसके संरक्षण का दायित्व स्वीकार किया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधों को, जो वन संपदाएं हैं इनको और वन जीव को आम सहभागिता के आधार पर, चाहे वह धार्मिक संरक्षण रहा हो पूजा पाठ के माध्यम से या अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं के माध्यम से, इन तमाम माध्यमों से इनको हमेशा संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि महुआ और कदम का संरक्षण संभल और मुंडा जनजातियों के द्वारा, जो नागपुर की जनजातियां हैं इनकी पूजा करती हैं, इनको सुरक्षित रखती हैं। आम और इमली बिहार और उड़ीसा की जनजातियां हैं जो इनका संरक्षण करती हैं। पीपल और बट वृक्ष की पूजा
उत्तर भारत में हमेशा से होती आई है, अर्थात ये लोग इनका संरक्षण करते हैं। इस प्रकार ढेर सारे जीव भी हैं, जैसे बंदर, गाय, लंगूर, हिरण, चिंकारा, नीलगाय, इन सब की पूजा की जाती है, इनको सुरक्षित किया जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आम जन सहभागिता के माध्यम से इनको सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और उत्तराखंड में एक चिपको आंदोलन चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि पेड़ों को बचाया जाए। वहां की सरकार, वहां के लोग पेड़ों की कटाई कर रहे थे, तो वहां की जनसहभागिता के आधार पर जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों की सुरक्षा की। और साथ में बीज बचाओ आंदोलन, अर्थात रासायनिक खादों, रसायनों का प्रयोग कम किया जाए, इसलिए बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया, जिसमें रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया। चिपको आंदोलन के साथ सुंदरलाल बहुगुणा का नाम बहुत आता है, उनको भी हम लोगों को याद रखना होगा। वो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों के चारों तरफ अपना एक मानव श्रृंखला बनाकर वो लोग जो चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में, उन्हीं के नाम से जाना जाता है। वो पेड़ों को जो लोग काटते थे, उनके सामने वो जाकर पेड़ों से चिपक जाते थे, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कैसे जन सहभागिता और सरकार दोनों की साझेदारी से हम वन और वन्यजीव संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में जो वनों का वितरण है वो कैसे है। वास्तव में भारत में जो वनों का वितरण है, वनों का जो प्रसार है, वो असमान है। 1952 में भारतीय राष्ट्रीय वन नीति तैयार की गई, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया कि प्लेन एरिया में वनों का जो परसेंटेज होना चाहिए वो 33% होना चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्रों पर 60% वन होना चाहिए। यह उस समय तय किया गया। पर जो वर्तमान स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, वो बहुत कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जो वास्तविक स्थिति है वो 21.34% है, जिसमें जो सघन वन क्षेत्र वाली एरिया है वो 12.3% और जो खुला वन क्षेत्र है वो 8.75% है। इसी क्रम में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार जो भारत के जो वन क्षेत्र हैं, अगर उसमें हम राज्यों के हिसाब से देखते हैं तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज्यादा वनों का परसेंटेज वो मिजोरम में पाया जाता है, और क्षेत्रफल अर्थात अधिक भूभाग पर वो मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और परसेंटेज के हिसाब में वो आपका मिजोरम पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में बहुत कम 6.88% है। हमको इसको लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। इधर 4-5 सालों से प्रति वर्ष 25 साल 2023 में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके पहले 2022 में 21 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण किया गया। अर्थात लगातार आने वाले दिनों में वनों की महत्ता को लोग समझ रहे हैं, इसको बढ़ाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। और सभी राज्यों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अपने अपने राज्यों में अपने हिसाब से आप वनों के परसेंटेज को बढ़ाइए। भारत की जो वार्षिक या जो उत्पादकता है, अर्थात वनों का जो परसेंटेज है, वो वार्षिक 50 घन मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर ये वनों की सघनता है। जबकि हम अमेरिका को देखते हैं तो वहां पर 125, और फ्रांस को देखते हैं तो वहां पर 390 घन मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कहीं न कहीं भारत अभी बहुत पीछे है। हमको अभी बहुत आगे जाना है, हमको अभी बहुत इसमें परिवर्तन करना है, हमको बहुत मेहनत करना है। तो हम जब तक जन सहभागिता
की भागीदारी नहीं होगी, जब तक सभी लोग साथ नहीं होंगे, केवल सरकार ही अकेले यह बड़ा काम नहीं कर सकती है। सभी को, सभी भारतवासियों को वनों के प्रति, वन जीवों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना होगा, उनमें और ताकत लाना पड़ेगा। ये हमको आपको चैलेंज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति कम से कम 5 वृक्ष, 5 पौधे अपने जीवन काल में जरूर लगाए। और जब यह सारी संकल्पना हम लोग अपने आप में रखेंगे, तब जाकर हम वनों के प्रतिशत को आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा आप लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा अगला वीडियो आप देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।